हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम यूनिट नंबर 1 में कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है, कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम कंसंट्रेशन टर्म्स में वेट फ्रैक्शन पढ़ चुके, मीन्स वेट ऑफ द वन कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन। सेकेंड वन वाज मोल फ्रैक्शन, सेम टू सेम एज वेट फ्रैक्शन। यहाँ पे मोल्स का फ्रैक्शन लिया जाता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस जो मिक्सर में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन वाज मोलैरिटी, वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। जब तक ml में लोगे ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। नेक्स्ट वन इज नॉर्मेलिटी, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। दोनों में डिफरेंस ये है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट लिया जाता है और यहाँ पे कौन सा वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट। नेक्स्ट वन इज द इक्विवेलेंस फॉर्मूला, m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2 और n1v1 इज इक्वल्स टू n2v2। मीन्स आप इक्विवेलेंस फॉर्मूले को कब यूज करते हैं, जब फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन दोनों को कंपेयर करना हो। अगर दोनों कंपाउंड्स को दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, देन वी विल अप्लाई m1v1 प्लस m2v2 इक्वल्स टू m मिक्सर की मोलैरिटी v1 प्लस v2। और मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन भी ड्राइव किया था n मल्टीप्लाइड बाई द मोलैरिटी। और n फैक्टर के बारे में मैंने ये बताया था, दिस इज द नंबर ऑफ H पॉजिटिव गेन और लॉस, OH माइनस चेंज और चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है जी। तो नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन टर्म है हमारी, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, वो है मोलैलिटी। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैलिटी। मोलैरिटी की तरह ही होती है मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे। मोलैरिटी का मीन्स होता था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। बट व्हाट इज द मोलैरिटी, थोड़ा सा डिफरेंस है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, ध्यान देना जी, 1 kg ऑफ सोलवेंट, ओनली सोलवेंट। वहां नीचे डिवाइड होने वाली टर्म थी 1 लीटर सॉल्यूशन, यहाँ डिवाइड होने वाली टर्म है 1 किलोग्राम सोलवेंट। क्लियर है। यहाँ वेट ऑफ सोलवेंट से हम क्या करेंगे, डिवाइड। तो मोलैलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ या वेट ऑफ सोलवेंट। किस में लोगे जी, केजी में। थोड़ा सा डिफरेंस है, सिर्फ यहाँ डिफरेंस आया है, यहाँ डिफरेंस आया। यहाँ पे होता था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यहाँ पे लिखा गया है वेट ऑफ द सोलवेंट, यानी कंपोनेंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसके वेट से क्या करोगे, डिवाइड। ऊपर से किस में ले रखा है, किलोग्राम में। तो मोलैलिटी में भी रिटर्न एज नंबर ऑफ मोल्स एंड वेट ऑफ सोलवेंट W, किस में लिया गया है, किलोग्राम में। नंबर ऑफ मोल्स पढ़ा था मोल कॉन्सेप्ट में, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट। वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट बन गया नंबर ऑफ मोल्स। नाउ 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि वेट ऑफ सोलवेंट जो मैंने लिया है वो किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में। और 1 किलोग्राम कितने ग्राम होता है, 1000। इस कन्वर्जन फैक्टर की वजह से 1000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट, नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बन गया नंबर ऑफ मोल्स। डिवाइड में और क्या चल रहा है, वेट रखो एज इट इज वेट ऑफ सोलवेंट। और 1000 कहाँ से आया, 1000 है यूनिट कन्वर्जन, यहाँ यूनिट थी किलोग्राम, यहाँ यूनिट क्या ले ली मैंने, ग्राम, और किलो को रख दिया 1000। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। एक मोलैरिटी होता है m, वेट ऑफ सोलवेंट अपॉन सोल्यूट वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। दिख रहा है दोनों में कुछ डिफरेंस, यहाँ पे वेट ऑफ सोलवेंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर। या नीचे डिवाइड में क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। सबसे अच्छी बात,
इसकी मोलैलिटी की क्या होती है, ध्यान से देखो, इसमें कहीं पे भी आपको वॉल्यूम टर्म दिखाई नहीं देती। इस मोलैलिटी के अंदर कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं है। ये वेट ऑफ सोल्यूट है, ये मॉलिक्यूलर वेट है, ये 1000 और यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इट डू नॉट हैव एनी वॉल्यूम टर्म, so it will not change with the temperature। हाँ जी, जब भी आप किसी चीज को देखते हो, जैसे लिक्विड वाटर लिक्विड है, उसको अगर मैं फ्रीज करूंगा तो उसकी वॉल्यूम अलग होती है। वाटर को अगर मैं बॉईल करना स्टार्ट कर दूं, हीट करना स्टार्ट कर दूं, उसकी वॉल्यूम फिर से चेंज हो जाती है। तो दैट्स मीन कंटेंट का जो मास है वो तो रहेगा सेम, लेकिन उसकी वॉल्यूम जो होती है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, चेंज। और इस फॉर्मूले में कहीं पे भी वॉल्यूम नहीं आती, दैट्स मीन इट विल नॉट चेंज विद द टेम्परेचर। बट मोलैरिटी में क्या आती है, वॉल्यूम टर्म। तो मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ क्या हो सकती है, वेरी हो सकती है। सो मोलैरिटी स्मॉल m इज preferred over capital M, that is the molarity. Molality is preferred over molarity in temperature change experiments। ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीईआरटी में, व्हाई मोलैलिटी इज प्रीफर्ड ओवर मोलैरिटी इन टेम्परेचर चेंज एक्सपेरिमेंट्स। तो क्या लिखोगे, दोनों के फॉर्मूले लिख के दिखाओ। दिस इज मोलैरिटी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर कोई वॉल्यूम टर्म नहीं है, एंड मास डज नॉट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, इट डज नॉट वेरी टू मच विद टेम्परेचर। चेंज हो सकता है बट इतना चेंज नहीं आता जितना वॉल्यूम में चेंज आता है। तो इट डू नॉट हैव एनी वॉल्यूम टर्म, सो इट विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर, सो इट विल बी प्रिफर्ड ओवर एम। क्लियर है जी। अब एक और बात याद रखने का तरीका है, मोलैलिटी और एक होता है मोलैरिटी। मोलैरिटी में आपका यहाँ पे लेटर आता है आर। मोलैरिटी में कौन सा लेटर आएगा, आर। कैपिटल एम मोलैरिटी कौन सा लेटर आता है, आर। लेकिन और साथ में लीटर में भी कौन सा लेटर आता है, आर। लीटर में भी आर आता है और मोलैरिटी में भी आर आता है। तो लीटर में क्या मेजर किया जाता है, ऑब्वियस वॉल्यूम मेजर करी जाती है। तो यहाँ पे क्या रखी गई है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। किस में आएगी वो, मोलैरिटी में। क्लियर है। मोलैरिटी में आर आता है, लीटर में भी आर आता है, और लीटर में मेजर करी जाती है वॉल्यूम। दैट्स वाई मोलैरिटी किसके अंदर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर है। मोलैलिटी और मोलैरिटी, मोलैलिटी में वेट ऑफ सॉल्वेंट होगा, मोलैरिटी में क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एन NaOH सॉल्यूशन हैविंग, NaOH का सॉल्यूशन है हैविंग 2 ग्राम NaOH इन 80 ग्राम वाटर। कितना ग्राम वाटर दे रखा है आपको, 80 ग्राम वाटर दे रखा है, और उस 80 ग्राम वाटर के अंदर कितना ग्राम NaOH डाला गया है, 2 ग्राम NaOH दिया गया। तो देखो क्या कहता है कि मोलैलिटी का फॉर्मूला होगा वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय क्या होगा, वेट ऑफ द सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितने ग्राम दे रखा है, 2 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 प्लस 1 कितना हो गया, 40 मल्टीप्लाइड बाई 1000, और वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है, 80 ग्राम दे रखा है। 2 0 कैंसिल, ठीक है, और ये कितना हो गया, 4, ऊपर बचा 10 अपॉन में 16। दिस इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे कैलकुलेट हुआ, वेट ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम NaOH, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट 40 ग्राम पर मोल NaOH, 1000 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितना ग्राम वाटर दिया गया है यहाँ पे, 80 ग्राम वाटर प्रोवाइड किया गया। क्लियर है। दिस वाज द न्यूमेरिकल ऑफ मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यह एक कंसंट्रेशन टर्म और बचती है छोटी सी,
जिसका नाम होता है स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है पावर ऑफ द सॉल्यूशन। व्हाट इज द पावर ऑफ सॉल्यूशन? स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ और सॉल्यूशन की पावर क्या होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेकिन मेजर करने का तरीका क्या होगा? ग्राम में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कौन सी यूनिट में मेजर करो? ग्राम में। प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। पढ़ा हुआ लग रहा है कहीं पे? हाँ जी। मोलैरिटी की डेफिनेशन देखो कॉपी में क्या लिखवाई थी? अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। या नंबर ऑफ मोल्स की बजाय क्या लिखा हुआ है? अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, इसमें ग्राम में 1 नंबर ऑफ मोल्स होते थे। स्ट्रेंथ फॉर्मूला होगा मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दो सोल्यूट के मोलिकुलर वेट से। सोल्यूट के मोलिकुलर वेट को किससे मल्टीप्लाई कर दो? मोलैरिटी से। और अगर तुम्हारे पास नॉर्मलिटी दे रखी है देन स्ट्रेंथ, देन स्ट्रेंथ क्या होगी? नॉर्मलिटी अगर तुम्हें दे रखी है तो मल्टीप्लाई कर दो जी उसके इक्विवेलेंट वेट से। या किससे मल्टीप्लाई कर दो? इक्विवेलेंट वेट से। अगर मोलिकुलर वेट दे रखा है तो मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर इक्विवेलेंट मोलैरिटी दे रखी है तो मोलिकुलर वेट, और इक्विवेलेंट वेट दे रख नॉर्मलिटी है तो इक्विवेलेंट वेट। दीज आर द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है जी? तो आई थिंक सारी कंसंट्रेशन टर्म्स कंप्लीट हो चुकी हैं। फ्रैक्शन, मोल वेट फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, नॉर्मलिटी, मोलैलिटी, एंड लास्ट वन इज स्ट्रेंथ। ये सारे हमने पढ़ लिए हैं, इनको डिटेल में न्यूमेरिकल्स में इनके सोल्व कर लिए। स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होगा जो मोलैरिटी आपके सॉल्यूशन की आती है उसको मल्टीप्लाई कर दो सोल्यूट के मोलिकुलर वेट को। और अगर तुमने मोलैरिटी की बजाय मोलैलिटी निकाला है तो आप मोलैरिटी की बजाय आपने नॉर्मलिटी निकाला है तो किससे मल्टीप्लाई करोगे? इक्विवेलेंट वेट्स। क्लियर है जी? दीज वर द कंसंट्रेशन टर्म्स रिलेटेड टू द सॉल्यूशन। नाउ वी विल कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट। लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। ओके, टॉपिक है आपका स्टोइकियोमेट्री ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन इट। स्टोइकियोमेट्री ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन इट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द यूनिट। व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री? 10th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, रिएक्शन बैलेंसिंग। 10th क्लास में एक टॉपिक आता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन बैलेंसिंग के नाम से एक टॉपिक आता था जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के अंदर हर एटम की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव द बर्निंग कंबशन ऑफ मीथेन। मीथेन, फॉर्मूला ऑफ मीथेन CH4 इन गैसियस स्टेट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ का ऑक्सीजन। व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? इस केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट होंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर इन वेपर स्टेट। These will be the two products of the reaction, carbon dioxide plus water. Now balance the chemical reaction. Number of carbon in reactant 1, number of carbon in product 1 equal number of hydrogens 4, number of hydrogen in product only 2, then multiplied water by 2. Now hydrogen 2 to the 4 और यहाँ पे भी कितने? 4. Oxygen, here oxygens are 2 बट हेयर ऑक्सीजन 2 और 2 ये रहे, कितने हो गए? 4। भाई 2 ऑक्सीजन तो ये क्लियर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। वाटर के अंदर 1 ऑक्सीजन होता है लेकिन वाटर कितने हैं? 2, तो टोटल कितने हो गए? 4। दैट्स वाई इसको भी कितने से मल्टीप्लाई करो? 2 से। अब जो इस बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में हर एलिमेंट के जो नंबर लिखे गए हैं उन्हें जनरली क्या बोला जाएगा? स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन। ये जो कोफिशिएंट लिखे गए हैं यहाँ कितना हो सकता है मल्टीप्लाई में? 1। यहाँ कितना लिखा गया है? 2। यहाँ कितना है? 1। और यहाँ कितना लिखा गया है? 2। ये जो कोफिशिएंट दिखाई दे रहे हैं हर कंपाउंड के, हर एलिमेंट के किसी भी रिएक्शन के अंदर, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में, दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स। द कोएफिशिएंट्स ऑफ एवरी एलिमेंट in a balanced chemical reaction
in a balanced chemical reaction, in a balanced chemical reaction called stoichiometry coefficient, stoichiometry coefficient। क्लियर है? फिर से सुन लो, जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, आफ्टर बैलेंसिंग द कोफिशिएंट ऑफ एवरी एलिमेंट, यहाँ पे इस कार्बन के आगे 1 लिखा गया, ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा गया, कार्बन ऑक्साइड के आगे फिर 1 है, और वाटर के आगे फिर आगे कितना लिखा गया है 2। तो दीज नंबर्स 1 2 3 4 3/2 1/2, दीज नंबर्स आर नोन एज स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स, दीज नंबर्स आर नोन एज स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट्स। और क्या रिप्रेजेंट करते हैं नंबर? ये नंबर बताता है कि यहाँ का मीथेन के कितने मोल यूज हुए हैं, 1 मोल। यहाँ इस रिएक्शन में का ऑक्सीजन के कितने मोल यूज हुए हैं, 2 मोल। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट अगर वाटर बना तो इसके अंदर कितना वाटर मोल मिलता है पर मोल ऑफ रिएक्टेंट से, 2 मोल वाटर। कितना मोल वाटर बन रहा है इस बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, 2 मोल। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में हर एलिमेंट के आगे लिखे जाने वाले कोएफिशिएंट्स को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट। द कोएफिशिएंट्स ऑफ एवरी एलिमेंट in a balanced chemical reaction are basically known as stoichiometry coefficients. They represents the mole of the substance. They represents moles of a chemical substance in the reaction. They represents moles of a chemical substance in reaction. दी गई केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव रिएक्शन N2 3H2, या बैलेंस आप करना N2 प्लस में H2 गैस गोज टू दी NH3 गैस। क्लियर? नाउ इसमें रिएक्टेंट में नाइट्रोजन एटम कितने हैं? व्हाट आर द नाइट्रोजन्स? 2। नाइट्रोजन 2 है। यहाँ तो कितना दे रखा है? 1, मैंने लगा दिया 2। यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन कितने हैं? 2। यहाँ एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन कितना होता है? 3, लेकिन मॉलिक्यूल के आगे कितना लिखा हुआ है? 2। 3 2 6, दैट्स वाई यहाँ पे भी क्या लगा दिया? 3। अब चेक करो, हर एलिमेंट की संख्या इक्वल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। नाइट्रोजन रिएक्टेंट में 2 हैं, प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 6 हैं, प्रोडक्ट में भी कितने हैं? 6, दैट्स वाई क्या हो गया? इक्वल। नाउ अब मुझे बताओ, इसका कोएफिशिएंट कितना? 1, इसका कोएफिशिएंट कितना? 3, इसका कोएफिशिएंट कितना? 2। तो ये एक क्या रिप्रेजेंट करता है? मोल्स ऑफ N2। कितने मोल्स हो गए? 1। मोल्स ऑफ H2, मोल्स ऑफ H2 कितने हो गए? 3। या मोल्स ऑफ NH3, मोल्स ऑफ NH3 कितने हो गए? 2। तो स्टोइकियोमेट्री का मीन्स होता है जो कोएफिशिएंट हर एलिमेंट के आगे लिखे गए हैं बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, और वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं? उस सब्सटेंस के कितने मोल कंज्यूम हुए या कितने मोल उस रिएक्शन के दौरान फॉर्म होंगे, दैट इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, और इसी को क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री। क्लियर? अब देखो, स्टोइकियोमेट्री मोल्स को रिप्रेजेंट करती है, और मोल्स की कैलकुलेशन कैसे करी जाती है? किसी भी रिएक्शन में, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? ऑब्वियस सी बात है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। एक ही तो फॉर्मूला पढ़ाया था, किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितने मोल्स होते कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस के n मोल में कितने पार्टिकल? n मल्टीप्लाइड बाय अवोगाड्रो नंबर। और तीसरी डेफिनेशन मोल कॉन्सेप्ट की क्या थी? 1 मोल ऑफ एवरी सब्सटेंस एट STP हैव 22.4 लीटर एज वॉल्यूम। मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया थे सारा। स्टोइकियोमेट्री का एक न्यूमेरिकल दे रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, कैलकुलेट द मास ऑफ आयरन, मास ऑफ आयरन that will convert to Fe2O3 iron oxide, sorry to iron oxide, और आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला दे रखा है Fe3O4 by action of 18 ग्राम steam on it। हाँ जी, क्वेश्चन दे रखा है कैलकुलेट
द मास ऑफ आयरन, किसका मास पूछा हुआ उसने, आयरन का, मास ऑफ आयरन दैट विल कन्वर्ट टू आयरन ऑक्साइड, रिएक्शन दे रखी है, मास ऑफ द आयरन कन्वर्ट टू द आयरन ऑक्साइड, किसका मास किस में कन्वर्ट, आयरन का मास किस में कन्वर्ट हो गया, आयरन के ऑक्साइड में, बाय द एक्शन ऑफ 18 ग्राम स्टीम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्टीम, हाँ जी, थिंक अबाउट द फॉर्मूला ऑफ स्टीम, स्टीम इज हीट वाटर, अरे वाटर जब वेपोराइज हो जाता है, बॉइल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टीम, जब वो फ्रीज हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, आइस, लेकिन फॉर्मूला तो क्या रहेगा, H2O, स्टीम हो, लिक्विड हो या आइस हो, हर बार फॉर्मूला क्या होगा, H2O, तो लिख दो यहाँ पे H2O। आयरन से कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन, बाकी क्या बच गई, अरे ये आयरन और ऑक्सीजन मिलके तो Fe3O4 बन गया, बाकी क्या बचा, H2, निकल जाएगी एज इट इज, बैलेंस करो, कितने आयरन, 3, कितने हैं, 1, और इधर कितने हैं, 3, तो बैलेंस किया तो इधर 3 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 2, इधर कितना, 2, इधर ऑक्सीजन कितना, 4, इधर कितना, 1, यहाँ 1 ऑक्सीजन है और यहाँ कितना लिखा हुआ है, 4, तो मैं इधर 4 से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई। अब हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो गया, इधर 2 हाइड्रोजन है वाटर में, 1 वाटर में, लेकिन वाटर कितने हो गए, 4, 4 2 जा 8, इधर भी कितना कर दिया, 4 2 जा 8। अब बताओ आयरन का स्टोइकियोमेट्री कितना, 3, वाटर का स्टोइकियोमेट्री कितना, 4, Fe3O4 का स्टोइकियोमेट्री कितना, 1, व्हाट इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ हाइड्रोजन, 4, क्लियर है, गॉट इट, 4 1 4, क्लियर है ना, पता चल गया कितना स्टोइकियोमेट्री किसका है। अब बताओ कितने मोल आयरन, कितने मोल आयरन, 3 मोल आयरन, कितना मोल वाटर, 4 मोल वाटर, और कितना मोल आयरन ऑक्साइड, Fe2 1 मोल, Fe3O4। अब बताओ कितना ग्राम स्टीम, वेट ऑफ स्टीम, वेट ऑफ स्टीम कितना दे रखा है, 18 ग्राम, व्हाट इज द मोलिकुलर वेट, और एक बार अभी बता देता हूँ, आगे जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं किसी भी क्वेश्चन को वेट में सोल्व नहीं करना है, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएजेंट स्टोइकियोमेट्री की कैलकुलेशन हमेशा होगी मोल्स में, बार बार बता रहा हूँ, हमेशा किस में कैलकुलेशन करोगे, मोल्स में। तो स्टीम का वेट कितना दिया, 18, मोलिकुलर वेट ऑफ स्टीम 18 ग्राम पर मोल, molecular weight of the steam is 18 gram per mole. Now what are the number of moles, number of moles of steam, water कितना हो गया, 18 ग्राम डिवाइड बाई 18 ग्राम पर मोल, हाँ जी, कितना बना, 1, कितना मोल वाटर दे रखा है तुम्हें, 1 मोल, सही है। इस रिएक्शन को देखो ध्यान से, वाटर के कितने मोल रिएक्शन करते हैं, 4 मोल वाटर के रिएक्शन करते हैं, कितने मोल आयरन से, 3 मोल, समझो भाई इस बात को, ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है, कितना मोल वाटर है, 4, और कितना मोल आयरन है, 3, तो इस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग 4 मोल वाटर कितने से रिएक्शन करते हैं, 3 मोल से, 4 मोल्स ऑफ H2O रिएक्ट्स विद, कितने के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट्स विद 3 मोल आयरन। ये बात कितनों को समझ में आ गई, अगर ये बात नहीं समझ में आई तो देखो वहाँ रिएक्शन में क्या लिखा हुआ, सबसे पहले 3 मोल ऑफ आयरन प्लस 4 मोल्स ऑफ वाटर, स्टोइकियोमेट्री पढ़ाई थी और स्टोइकियोमेट्री में बोला था ये किसी बैलेंस रिएक्शन में मोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 4 मोल्स वाटर रिएक्शन करता है 3 मोल ऑफ आयरन से। नाउ कितना मोल वाटर दे रखा है, 1 मोल ऑफ H2O विल रिएक्ट विद कितने के साथ करेगा, 1 मोल, 3/4 मोल ऑफ आयरन से। पता चल गया, निकालना क्या था, मास आयरन का, पता क्या चल गया, मोल, नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होता है, वेट अपॉन में एटॉमिक वेट या मोलिकुलर वेट, और वेट बराबर कितना आ जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट, नंबर ऑफ मोल 3/4, एटॉमिक वेट 56 होता है आयरन का, दिस विल बी द आंसर, ये क्या बन जाएगा आपका आंसर, है ना, अरे यही बनेगा इसका, कितना आंसर आ जाएगा, 3/4 ऑफ आयरन मल्टीप्लाइड बाई 56, 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 56, हाँ जी, कितना बनेगा आफ्टर कैलकुलेशन, दिस विल बी 42 ग्राम्स,
तो इस न्यूमेरिकल को एक बार फिर से बता देता हूँ। उसने पूछा था आयरन रिएक्शन करता है स्टीम के साथ और आयरन ऑक्साइड में वो कन्वर्ट हो जाता है। जब वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है उस टाइम पे कितनी स्टीम से रिएक्शन करी थी उसने? 18 ग्राम स्टीम से। मैंने रिएक्शन लिखी, आयरन प्लस स्टीम गोज टू दी Fe3O4 प्लस H2। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो 3 आयरन प्लस 4 वाटर गोज टू दी 1 Fe3O4 प्लस में 4 H2। इस रिएक्शन में 4 मोल वाटर के हैं जो रिएक्शन करते किसके साथ? 3 मोल ऑफ आयरन से। तो प्रोडक्ट बनता है 1 मोल Fe3O4 और 4 मोल वाटर ना सॉरी H2। मैंने निकाला वाटर के मोल कितने हैं? वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट 1 मोल। 4 mole water reacts with 3 mole iron, then 1 mole of water will react with 3/4 mole of iron, but we don't need the moles for answer। आंसर चाहिए मुझे ग्राम्स में। तो फॉर्मूला फर्स्ट लगाओ मोल कंसेप्ट का, जिसमें वो कहता था वेट अपॉन द एटॉमिक और मोलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इज नोन एज मोल। वही लगाया, वेट अपॉन एटॉमिक वेट, और ये वेट निकालना था n मल्टीप्लाइड बाई एटॉमिक वेट 3/4 मल्टीप्लाइड बाई 56, 3/4 multiplied by 56। Okay, now we have one more example from NCERT book। NCERT ने इसका एक एग्जांपल और दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। इसमें उसने बोला हुआ है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी बाय ट्रीटमेंट ऑफ, क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटमेंट ऑफ MnO2 aqueous with aqueous, MnO2 with aqueous HCl from the chemical reaction। रिएक्शन दे रखी है HCl प्लस MnO2 goes to the H2O प्लस MnCl2 प्लस Cl2। This chemical reaction is provided। We can balance this reaction, but उसने already balance करके दे रखा है। HCl यहाँ पे लिया गया 4 मोल और यहाँ लिया गया MnO2 1 मोल, वाटर बना 2 मोल। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। अब इसमें क्लियरली मैं फिर से बता देता हूँ, 4 मोल कोफिशिएंट है, 4 कोएफिशिएंट है HCl का, 1 कोएफिशिएंट है यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री MnO2 का, 2 स्टोइकियोमेट्री है वाटर का, 1 MnCl2 का स्टोइकियोमेट्री है, फिर से 1 Cl2 का स्टोइकियोमेट्री है ना, ऐसा ही कुछ है। तो कितने मोल MnO2 ले रखा है? 1 मोल। कितने मोल HCl से रिएक्शन करता है? 4 मोल से। कितना मोल वाटर बनता है? 2 मोल। कितना मोल MnCl2 बनता है? 1 मोल। कितना मोल Cl2 बनता है? 1। कहाँ से देख के बोल रहा हूँ इनको? 2 1 1, कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, 1 या कितना है 4। आगे देखो भाई, हाउ मैनी ग्राम HCl विल रिएक्ट विद, हाउ मैनी ग्राम HCl reacts with 5 ग्राम MnO2 और एटॉमिक वेट बता रखा है 58 फॉर Mn। 58 ग्राम पर मोल दे रखा है, 58 ग्राम पर मोल दे रखा है मैंगनीज के लिए एटॉमिक वेट। और पूछता है कितने ग्राम HCl से रिएक्शन होगी। तो देखो भाई, वेट ऑफ MnO2 5, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO2, Mn का 58, ऑक्सीजन का 32, 8 और 2 10 90 ग्राम पर मोल। यही बनेगा 90 ग्राम पर मोल। 58 नहीं सॉरी 55 दे रखा है इसमें, 55 दे रखा है, 55 हो गया 7 ग्राम पर मोल। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 क्यों निकाले नंबर ऑफ मोल्स? क्योंकि मैंने पहले बोला था रिएक्शन में जितना स्टोइकियोमेट्री कैलकुलेशन होगा सारा मोल्स में होगा। इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है ये मोल्स में, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। आंसर विल बी 5/87। आंसर कितना आएगा? 5/87 का यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा आपका 5/87। ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद देखो केमिकल रिएक्शन क्या कहती है। केमिकल रिएक्शन कहती है इसका 1 मोल कितने मोल HCl से रिएक्शन कर पाता है? 4 से। 1 फ्रॉम केमिकल रिएक्शन 1 मोल ऑफ MnO2 रिएक्ट्स विद कितना HCl? 4 मोल HCl। और दे कितना रखा है? 5/87 मोल्स ऑफ
MnO2 will react with 4/1 गुणा 5/87, ये आंसर आ जाएगा 20/87 मोल ऑफ HCl। देखो जी कैलकुलेशन, 1 मोल रिएक्शन करेगा 4 मोल से, 5/87 मोल ऑफ MnO2 कितने से रिएक्शन करेगा 20/87। लेकिन हमें तो क्या चाहिए था, हमें तो वेट चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और वेट निकालोगे तो n इंटू मोलिकुलर वेट, n नंबर ऑफ मोल्स 20/87, मोलिकुलर वेट ऑफ HCl, क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन का 136.5, दिस ग्राम विल बी योर आंसर। इतना ग्राम रिएक्शन से बनेगा और आंसर आएगा 8.40। कैलकुलेट कर लेना, इसने दे रखा है, मैंने लिख दिया, इसका वेट कितना दे रखा है इसने 8.40। तो ये क्वेश्चंस थे और आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स थी। मैंने आज सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाई, दो मोलैलिटी पढ़ाई और स्ट्रेंथ। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन एंड कैलकुलेशंस रिलेटेड टू द स्टोइकियोमेट्री। इसमें एक छोटी सी बात और बचेगी, लिमिटिंग रिएजेंट, जो अगली यूनिट में पढ़ेंगे, अभी तक उसका कोई कहीं जिक्र नहीं किया गया था। हाँ, स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगी, जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, सभी में मुझे किसके बारे में डिस्कस करना है, सभी में मोल से कैलकुलेशन करनी है, आंसर हमेशा करेक्ट आएगा, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिया हो। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।